अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। आई होप कि आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सारी एसओपीज का ख्याल रखिएगा। कोविड का ईद है, खुशी का मौका है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग ना भूलिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने कोविड के तर्ज में या और किसी तरीके से अपने प्यारों को खोया है, उनको ज़रूर याद करिएगा, उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बट क्योंकि ईद अल्लाह का तोहफा है, तो ईद मनाना जो है वो हम सब मुसलमानों पे वाजिब है। सो ईद की खुशियाँ मनाएं, ज़रा सादगी से मनाएं क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, मगर ईद क्योंकि एक ख़ास त्यौहार है और आज इस ख़ास दिन पे फिर कोई गेस्ट भी ख़ास होना चाहिए। तो आज एक बहुत ख़ास गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। ही इज़ वन ऑफ द greatest and most elegant batsman Pakistan has ever produced, the legendary Mohammad Yusuf. Assalamu alaikum Yusuf bhai and welcome to the show. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको यूसुफ भाई। आपको भी ईद मुबारक और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, उन सबको ईद मुबारक। और जैसे आपने शुरू में कहा, कोविड में जो लोग चले गए हैं दुनिया से, उन सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। और वैसे तो हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी लोग बहुत हो गए, उन सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ बेशक करनी चाहिए। और जो हमारे अजीज चलेंगे उनकी सवाब में अल्लाह सबकी बिल्कुल मग़फ़िरत आमीन। करे। बट यूसुफ भाई, मैं बिल्कुल आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगी और डायरेक्ट आपसे पहले तो थोड़ी सी अगर मैं आपसे बात करूं, ईद की चहल पहल तो है, मगर मैं डायरेक्ट जाऊंगी कि शुरू से शुरू करते हैं, जहां से आपकी जिंदगी का ये क्रिकेटिंग सफर शुरू हुआ। मतलब अभी जो एक ये सीरियस से मोहम्मद यूसुफ हमें दिखते हैं, क्या अपने क्रिकेटिंग करियर में भी इतने सीरियस थे? क्योंकि मैंने तो अपने इस करियर में आपकी शरारतें बहुत सुनी हैं। सो क्या वो सीरियस पर्सोना था क्रिकेटिंग टाइम पे कि नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई सीरियस नहीं है। और जहाँ अपने दोस्त होते हैं, जो कंपनी होती है, वहाँ तो हम बहुत शुगल करते हैं, बहुत आपस में हँसी मज़ाक करते हैं। जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, अगर उनसे मेरी मुलाकात हो जाए, उधर भी हम बहुत आपस में शुगल करते हैं। और जो क्रिकेट के हमारे दोस्त हैं, जो करीबी हैं, जैसे शकली भाई हैं, अज़हर भाई हैं, मोहम्मद अकरम हैं, इनके साथ बहुत टाइम गुज़रा है। इनके साथ अभी भी जैसे अभी तो आजकल मेरे हेड हैं सकलैन भाई, लेकिन अभी भी जब हम फारिग होते हैं, जब कोई सीरियस बात नहीं हो रही होती, क्रिकेट की बात नहीं हो रही होती, तो वैसे हम आपस में शुगल करते हैं, मज़ाक करते हैं, हँसते हैं, खेलते हैं। तो स्विच ऑन ऑफ रहे तो अच्छी बात होती है। जो टाइम हँसने खेलने का, ज़रूर हँसना खेलना चाहिए। और जब काम का टाइम है तो उस पर काम करना चाहिए। ज़्यादातर लोग मुझे जब देखते हैं, वो काम का टाइम होता है तो शायद इसलिए समझते हैं कि मैं बहुत सीरियस हूँ। ऐसी बात नहीं है। जब भी मौका होता है ज़रूर करते हैं हम, और सबको करना चाहिए। स्विच ऑन और ऑफ करना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए सारी चीज़ों का। बिल्कुल, बिल्कुल, बैलेंस तो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। बट जी। मैं अगर यूसुफ भाई आपसे ये पूछूं कि मुश्किल सफ़र आसानी में कैसे तब्दील हुआ? यानी मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान से खेला और दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन गया। कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और कैसे ये चला आगे? देखिए, ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि हमसे बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर पाकिस्तान में गुज़रे हैं और होंगे भी। कुछ लोग नहीं खेल पाए। अल्लाह ने एक सलाहियत दी थी, टैलेंट दिया था, उसमें हमने थोड़ी बहुत कोशिश की, जिसकी वज़ह से हमें यहाँ पहुँचाया है। बाकी हर प्लेयर ये चाहता है कि वो अच्छा खेले, वो नंबर 1 हो, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहे। लेकिन मैं जैसे आजकल कोचिंग में आया हूँ, तो मैं लड़कों से यही कहता हूँ कि हमारे हाथ में एक चीज़ है, वो मेहनत और कोशिश है। रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, पूरी मेहनत करें और ग्राउंड में जाके उसको अप्लाई करें, किसी और चीज़ का ना सोचें। फिर जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह पाक खुद ही दिखाएँगे। 0 हो, 100 हो, 50 हो, 10, 20 हो, ये सब अल्लाह की तरफ से, आप सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं। अगर मेरे हाथ में होता तो मेरा ख़्याल है कि मैं हर मैच में सेंचुरी करता। कोई भी नहीं आउट होना चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसको विकेटें ना मिलें। तो आप कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अल्लाह के हाथ में। बट आपको कब अंदाजा हुआ कि आप जो है मोहम्मद यूसुफ बन गए हैं, आप वो लेजेंडरी बैट्समैन बन गए हैं, आपके पीछे फैंस हैं? कब इस बात का अंदाजा कब हुआ कि हाँ जी, मैं तो एक स्टार बन गया? वैसे अगर ये ना ही पता चले तो अच्छी चीज़ होती है। उसमें बंदा अच्छे भले रन्स करता रहता है, चलता रहता है, अल्लाह की मदद साथ रहती है। जब इंसान को ये पता चलता है कि मैं कुछ बन गया हूँ,
तो वहीं हाँ। आप रुक जाते हैं। वो जब तक आप सीखने की उसमें रहते हैं और अपने आप को कुछ समझते नहीं हैं, अपनी कोशिश जारी रखते हैं, मेहनत जारी रखते हैं, उसमें आपको फ़ायदा ही रहता है। तो मेरा ख़्याल है कि जब मेरी क्रिकेट स्टॉप हुई लग रहा है उस टाइम पता चल गया था कि मैं मोहम्मद यूसुफ बन गया हूँ, उससे हो सकता है। लेकिन ये है कि बस अल्लाह ने जितनी भी क्रिकेट खिलाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त से खिलाई, अच्छे तरीके से खिलाया, जितना खेले हैं, जितना हो सकता था मुल्क के लिए कोशिश की, अच्छा परफ़ॉर्म करने की। ज़्यादातर मर्तबा आउट ही हुए हैं ज़्यादातर आप स्कोर नहीं कर सकते, मैचेज़ बहुत ज़्यादा खेले हैं लेकिन अ, जितना परफ़ॉर्म अल्लाह ने करवाया है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बट यूसुफ भाई कोई ऐसे मोमेंट्स होते हैं मतलब कोई ऐसा होता है कि हाँ जी किसी फैन को ऑटोग्राफ दिया था पहली दफा, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपको जिंदगी में बहुत याद रहते हैं। कोई ऐसा मोमेंट कोई फैन रिलेटेड मोमेंट जहां पे आपको अपनी स्टारशिप का अपने पता चला कि नहीं जी मैं हीरो हूँ पाकिस्तान का। देखिए, एक चीज़ तो ख़ैर है और मेरा ख़्याल है कि ये हम सबको और मैं मुझे इसमें कोई वो रिग्रेट नहीं होती क्योंकि मैं बहुत हम्म। बड़ी टीम के साथ खेला हूँ और आप बिल्कुल। जितनी भी परफ़ॉर्मेंस दे दें उस दौर में उन प्लेयर्स के साथ आप वो हीरो नहीं बन सकते थे जो मेरा मकसद है कि आपको एक होना चाहिए या हो सकते थे। क्योंकि हम्म। ऑब्वियसली वो हमसे बहुत बड़े प्लेयर थे, सईद भाई, इंज़माम भाई और अगर बॉलिंग में आप देखें तो वसीम अकरम मैं दुनिया में ऐसा बॉलर आया ही नहीं, वक़ार यूनुस आप समझे, तो वो भी वर्ल्ड बेस्ट जो बॉलर थे उस वक़्त, फिर शुएब अख्तर, फिर सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, आप जो भी नाम लें, विकेट कीपर में चले जाएँ तो राशिद लतीफ़, मोइन खान कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो वर्ल्ड क्लास ना हो। तो आप जितनी भी परफ़ॉर्मेंस कर दें, वो वाला आपको स्टेटस या वो वाला लेवल नहीं मिल सकता था। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली थी, लोग बहुत पसंद करते थे। अभी भी बहुत से लोग हैं जो फ़ैन हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो एक किसी उस टाइम जो मैं दूसरों लोगों की फैन फॉलोइंग देखता था, वाक़ई वो डिज़र्व भी करते थे, इसमें कोई शक नहीं है जितने बड़े वो प्लेयर थे जिनके मैंने हम्म। सबके नाम लिए। ये एक-एक प्लेयर ऐसा था जो मैच विनिंग प्लेयर था, जो वर्ल्ड क्लास अपने-अपने डोमेन में अपनी-अपनी जो उनको अल्लाह ने सलाहियत दी थी उसमें वो एक बहुत बड़े प्लेयर थे। वो ये एक टीम में इतने प्लेयर हो जाना, ये या वेस्ट इंडीज़ की एक टीम थी 80s की या ऑस्ट्रेलिया की थी जो बिल्कुल। या फिर पाकिस्तान की थी। मैंने इसके अलावा कभी किसी टीम में इतने बड़े प्लेयर नहीं देखे कि जो सारे वर्ल्ड क्लास हों। बिल्कुल, बिल्कुल, हर प्लेयर की एक अपनी फैन बेस थी। तो मतलब जी। आपने जिस जिस एरा में आपने क्रिकेट खेली मेरा ख़्याल से वो सबसे एक्साइटिंग एरा था। मगर जी जब मैं उस वक़्त की क्रिकेट की बात करती हूँ और आज की क्रिकेट की बात करती हूँ कि क्या तब्दीली आई है? कितनी तब्दीली आ गई है? देखिए अगर मेरे से आप पूछें तो जैसे मैंने आज कहीं और भी बात की है कल के जो लोग कहते हैं मॉडर्न क्रिकेट है, मैं समझता हूँ सिर्फ़ मॉडर्न क्रिकेट फ़ास्ट बॉलर्स के लिए आई है क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो गई है। हुँ। बैट्समैनों के लिए बहुत ईज़ी है क्रिकेट अगर वनडे क्रिकेट आप देखें तो 5 फील्डर अंदर हैं, 2 नए बॉल हैं, 50 ओवर तक पावर प्ले है, विकेट्स का बहुत हेल्प है और मेरा ख़्याल है कि आप देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में 400 रन्स बन जाते हैं वनडे में और साढ़े 300 रन्स तो चेज़ भी हो बिल्कुल। जाते हैं। मैं आज ही एक मैच देख रहा था किसी एक टीम का और वो एक टीम ने साढ़े 348 किया, दूसरी टीम ने भी आराम से कर लिया बल्कि 11 बॉल पहले कर लिया, 5 विकेटें हाथ में थी। तो इसका मतलब है कि बैट्समैनों के लिए पैराडाइज़ दौर चल रहा है और आसान है, बहुत आसान है। इस दौर में अगर कोई परफ़ॉर्म नहीं करता तो मेरा ख़्याल है कि थोड़ी बदकिस्मती है। हाँ, इस दौर में जो बॉलर परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे हमारे हसन अली है मैं ये नहीं कह रहा कि बैट्समैन जो परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो कोई उनको मैं नेगेट कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हुँ। लेकिन अगर इस एरा को आप उस एरा से कंपेयर करेंगे, तो थोड़ा मुश्किल है। हमसे पिछला जो एरा था, वो भी थोड़ा मुश्किल था उस वक़्त विकेटें कवर्ड नहीं होती थी। हुँ। आपके पास गियर्स नहीं होते थे, हेलमेट नहीं होता था, आर्म गार्ड नहीं होता था और मुश्किल टाइम था वो भी। लेकिन अगर आप वैसे देखें ओवरऑल तो वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स जो आए हैं इस एरिया में आए हैं 90 से लेकर अगर आप देखें 2006-7 तक क्योंकि जैसे टी20 शुरू हुई उसके बाद वो काफ़ी प्लेयर रिटायर हो गए उस दौर में बिल्कुल। बड़े-बड़े प्लेयर तो वो बहुत बड़े जैसे शेन वॉर्न, मुरलीधरन, सकलैन मुश्ताक बेस्ट एवर अगर ऑफ स्पिनर कहा जाए दुनिया में, इससे अच्छा ऑफ स्पिनर ना आया है। हुँ। आगे आए वो अल्लाह को पता है लेकिन अभी तक कोई ऐसा स्पिनर नहीं आया इवन चाहे हुँ। मुरलीधरन ने 800 या 1400 विकेटें ली हैं। लेकिन सकलैन मुश्ताक ने दूसरा निकाला था और उसके बाद
मुरलीधरन को भी उसने भी इसी से सीखा है, सकलैन से सीखा। आप समझे कि मुरलीधरन का उस्ताद सकलैन है। दुनिया के जितने भी दूसरे बॉलर आए हैं वो सब ने सकलैन से सीखा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो मतलब अगर मोहम्मद यूसुफ आज के दौर में होते तो क्या लगता है आपको कितनी सेंचुरीज और बना देते आप? ये तो कोई नहीं कुछ कह सकता है कि आज के दौर में होते तो क्या करते। अगर आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो वो हो नहीं सकता, कंपैरिजन करना मुश्किल है। अगर हम कहें जी कि ज़हीरबाज़ जो थे हमारे दौर में होते तो हमसे बेहतर खेलते और बेहतर खेलते, क्योंकि वो अनकवर्ड विकेटों पे खेले हैं। तो ये एरा टू एरा कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो क्वालिटी थी बॉलिंग की, स्पिन में भी और फास्ट में भी, और जो दूसरे मुल्कों के बैट्समैन थे, अगर आप देखें तो सचिन तेंदुलकर बेस्ट एवर टेक्निकल प्लेयर मैं समझता हूँ, जिसको मैंने देखा भी था। ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस, हेडन, इंजमामुल हक, सांगाकारा, माला, जयसूर्या, किस किस का नाम है। आज आप इतने नाम नहीं ले सकते, गिने चुने 4 या 5 प्लेयर्स का आप नाम ले सकती हैं। वो तो आप एक टीम में 3-3 4-4 प्लेयर होते थे। ड्राविड सॉलिड प्लेयर था। हाँ, तो मेरा मकसद है कि एक प्लेयर जो अगर फास्ट बॉलिंग में जाए, वॉल्श, एम्ब्रोस, डोनाल्ड पॉलक, फैनी डिविलियर्स, मैग्रा, ब्रेटली, शेन वॉर्न, अगर आप उधर जाए, हार्मसन और कैडिक, गॉफ, कितने बॉलर है। आप इमेजिन नहीं कर सकते एक टीम में कितने बॉलर होते थे। इवन श्रीलंका में 2-3 बॉलर बहुत अच्छे होते थे। तो ये तो इंडियन टीम में अगर स्पिनर देखें, कुंबले और हरभजन बहुत क्लास के बॉलर थे, फिर सिरनाथ उनका बड़ा जबरदस्त बॉलर था। तो हमारी टीम में तो वैसे ही मैंने 6 वर्ल्ड क्लास बॉलर आपको गिनवा दिए थे। तो जो 99 वर्ल्ड कप की हमारी टीम थी वो बेस्ट एवर टीम थी पाकिस्तान की। उससे अच्छी टीम नहीं बन सकती जिसमें वकार यूनुस सिर्फ एक मैच खेल सके, 10 मैच में मैच पे मुश्ताक अहमद बैठे हों, जो 92 के हीरो थे, जिन्होंने जब बॉलिंग की उस वक्त, उनको मौका नहीं मिला, एक मैच नहीं खेल सके वो। और मैं जब इंजर्ड हुआ फिर आफरीदी खेला है या मलिक साहब खेले थे, ऐसे वो खेले हैं मैच। तो हमारे बैंक स्ट्रेंथ देखें कितनी ज्यादा थी उस। तो वो टीम पाकिस्तान की बेस्ट एवर टीम थी, जिसमें वसीम, वकार, वसीम, शुएब, सकलैन, अजहर महमूद, अब्दुर्रज़ाक, ये लोग बॉलिंग में थे, सात ऑलराउंडर भी थे। बिल्कुल। और जो मतलब जो यूसुफ भाई जो टीम आप पूरी बता रहे हैं, आप जिस टीम के मतलब ऑब्वियसली मुझे भी पता है जो टीम जिसके साथ आप खेले, बड़े मैं अगर 2-3 नाम ऐसे लूं तो वो बड़े ना शरारती से, मुइन भाई बहुत शरारती से, सकी भाई आपकी शरारतें, तो क्या क्या माहौल क्या होता है, मुशी भाई क्या माहौल होता था टीम का, मतलब किस तरह का रिलेशनशिप आप लोग शेयर करते थे उस वक्त? तो आई बिलीव के रूम भी शेयर किया जाता था जब तक शेयरिंग पे होता था रूम। देखिए, जो सबसे ज्यादा विटी थे ना वो सईद अनवर थे, वसीम भाई थे, ये सारे एक देखें ये सारे बहुत बड़े प्लेयर थे और बहुत जबरदस्त माहौल क्रिएट करने वाले लोग थे। और जब हम इनके साथ ड्रेसिंग रूम में होते थे कोई प्रेशर ही नहीं होता था, क्योंकि क्लास के ये प्लेयर थे और इतना माहौल इन्होंने इजी रखा होता था और गपशप भी चल रही होती। इवन बाद मैच के अंदर भी ये वसीम भाई या सईद भाई ये मजाक कर लेते थे, मोइन भाई विकेट के पीछे से भी हमें छेड़ देते थे, छेड़ भी रहे होते थे, बैकअप भी कर रहे होते थे। बहुत जबरदस्त सिस्टम था ये सारे, जिसको कहते हैं ना एक अच्छे वाले करैक्टर जो होते हैं ना, जो टीम को लेकर चलते हैं, टीम को ऊपर ले जाते हैं, ये वो लोग थे। ये इनके बारे में मेरा ख्याल है जितना भी कहें वो कम है, जिस तरह के प्लेयर थे ये सारे। बिल्कुल, मतलब लिफ्ट अप करके रखते थे और टीम का टीम में आके जगह बनाना, इस टीम में आके जगह बनाना, ये मैं समझता हूं अल्लाह की तरफ से एक क्लास फुल बस में आके आप भी कोई पोजीशन ले जाए बहुत बड़ी बात है। जहाँ क्लास ही खाली हो, जहाँ बंदा ही एक हो, वहाँ नंबर 1 आना कोई मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल, क्लास में बिल्कुल, स्टूडेंट ही कोई ना हो तो उसमें नंबर 1 आना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये तो क्लास भरी पड़ी थी। बिल्कुल, मैंने रिप्लेस भी सलीम मलिक साहब को किया था जी, मलिक साहब को मैंने रिप्लेस किया था, तो कोई आसान काम नहीं था। मतलब यू हैड टू फिल इतने बड़े शूज, मतलब आपने जब सलीम मलिक साहब को रिप्लेस किया था तो कितनी उम्मीदें होंगी कि नहीं जी अभी ये रिप्लेसमेंट आया तो ये कैसे खेलेंगे। अल्लाह ने करा दिया, लोगों की उम्मीदें भी थी, लोगों ने पसंद भी किया।
तो उसके बाद अल्लाह की मदद थी, अल्लाह ने स्कोर करवाते रहे जहाँ-जहाँ मौका मिला। अच्छा, तो आपके आपके फेवरेट बैटिंग पार्टनर कौन थे? मतलब आप जिस टाइम पे खेल रहे थे, आपके फेवरेट कौन से बैट्समैन थे जिससे आप मजा आता था, क्रीज पे मजा आता था बैटिंग करने में? देखिए वो हमारी टीम में तो बेस्ट सईद अनवर इंज़माम उल हक थे और सईद के साथ हम्म। इतना नहीं हो सका मेरा, लेकिन इंज़माम भाई के साथ मेरे काफ़ी पार्टनरशिप है, उनके साथ मेरे बहुत रन्स हैं। मेरे ख़्याल 4000 रन्स तो मेरे ख़्याल टेस्ट क्रिकेट में है, मेरा ख़्याल है या ओवरऑल 4000 की पार्टनरशिप है मेरी और इंज़माम भाई की। हम्म। और कूल प्लेयर थे और बहुत कम वो बात करते थे, लेकिन जब करते थे वो ऐसी बात होती थी जिससे फ़ायदा होता था आपको। वो ओके। बिला वजह नहीं आपको बैटिंग करते हुए समझाते रहते थे या स्क्रीन में आ गए तो ऐसे शो करें, ऐसी चीज़ कभी भी उन्होंने की और जब ज़रूरत होती थी, फिर वो ज़रूर बताते हम्म। थे कि इस टाइम ये कर लो, अभी टाइम नहीं है, अभी तो टाइम गुज़रने दो। तो इन चीज़ों से हमें बहुत फ़ायदा स्पेशली मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि इनिंग बिल्ड करने में, इनिंग को लेके हम्म। चलने में। ये आप जब बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, कुछ उनकी बातें और कुछ आप उनको देख के सीख रहे होते हैं। तो ये मैं इस हिसाब से लकी था कि मैंने सईद भाई और इंज़माम भाई के साथ क्रिकेट खेली है, जिससे मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। बिल्कुल। मैं एक दफा इंजी भाई के साथ भी बैठी थी, तो मैं उनसे ही पूछ रही थी, क्योंकि मुइन भाई ने एक जगह कोट किया कि जब हम इंजी को कहते थे इंजी डबल भागना डबल, तो कहता है यार सिंगल पे ही रहने दो, आगे ना भगाओ मुझे। तो मैंने जब ये इंजी भाई से पूछा तो वो कहते जब मैं खड़े खड़े रन बना लेता था, तो क्या जरूरत है मुझे भाग के खुद को थकाने की। बिल्कुल ऐसे ही है वो ऐसे मतलब ऐसे प्लेयर थे उनको इन लोगों को कोई ऐसा हाँ। मसला नहीं था, कोई रन्स करने हैं, जब भी चाहते थे कर लेते थे। आप सईद भाई और इंज़माम भाई आज के दौर के हिसाब से वो फ़िटनेस नहीं थी इनकी, लेकिन इनकी बैटिंग को देख के लगता ही नहीं था कि ये अनफिट है। हम्म। ये इनमें कोई फ़िटनेस का प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात नहीं थी। आज आज के दौर में आप देखें लोग बहुत फिट हैं, लेकिन बिल्कुल। इस तरह खेलने के लिए वो जो क्वालिटी और वो जो है टैलेंट है, वो इन दोनों को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दिया हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जब आपका अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में और जब ये नाम आया कि जी मोहम्मद यूसुफ भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा होंगे, सो एक सवाल आया मेरे ज़हन में, मतलब अगर मैं अपने लेजेंड प्लेयर्स की बात करती हूँ, तो उनकी तरजीह होती है, चीफ सेलेक्टर बने, हेड कोच बन जाएँ, मेन टीम के साथ कहीं-कहीं रहें। आपने क्यों चुना कि आप ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहते हैं लड़कों के साथ? हाँ, देखिए मैं जब टीवी पे बैठता था और मैचेज़ में हमारी टीम को कोई प्रॉब्लम होती थी और टीवी पे बैठ के मैं खुद ये कहता था कि हम जितने भी बड़े प्लेयर हैं, उनके पास जितनी अल्लाह ने सलाहियत दी है, जितना टैलेंट दिया है, वो हम ग्रास रूट लेवल से बच्चों में मुंतकिल करेंगे, तो जब वो हुँ। पाकिस्तान टीम में आएँगे, तो उन्हें वो मुश्किलात नहीं होंगी, जो अभी होती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं हमें। तो वहाँ पाकिस्तान एक ऐसी जगह है, जहाँ जाके टेक्निकल काम नहीं निकलना चाहिए। हाँ, छोटी-मोटी जो फाइन ट्यूनिंग होती है, वो हो रही हो तो कोई मसला नहीं है, हमने भी की है और भी दूसरे प्लेयर्स ने की है। फाइन हुँ। ट्यूनिंग साथ-साथ चलती रहती है और आप बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। तो जैसे मेरे 8 महीने हो गए एनएचपीसी में और हुँ। मेरा ख़्याल है कि मैंने जो पिछला सीज़न गुज़रा है, उसमें हमने अंडर 19 के साथ भी काम भी किया है, उनके मैचेज़ भी जाके देखे हैं। लड़कों के साथ मैंने बात भी की है, उनको मैं जाके टेक्नीक के बारे में बताता ही था। अक्सर कई लड़कों को अगर बात समझ नहीं आती, तो मैं हुँ। खुद डेमो करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं उससे गुज़रा हुआ हूँ। तो मुझे वो डेमो करने में या कोई खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं उनको हुँ। दिखाता हूँ कि ये देखें मैं ये कर रहा हूँ, आपने भी कोशिश करनी इसी तरह इसको करेंगे, तो हमें आगे चलते इसका फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने बिल्कुल। ग्रेड 2 वालों के साथ भी देखे हैं, मैचेज़ भी देखे हैं जाके ग्राउंड में, क्योंकि हुँ। हम बोलते हैं मैं बोलता हूँ कि हमें मैचेज़ देखने चाहिए जाके, कि लड़के किस तरह खेल रहे हैं, किस विकेट पे खेल रहे हैं, क्या मैच सिनेरियो था, किस तरह की सिचुएशन थी, बॉलिंग अटैक कैसा था, ताकि हमें आइडिया हुँ। हो कि ये लड़के कितना सस्टेन कर सकते हैं जाके ऊपर, ताकि अगर बिल्कुल। हमसे कभी कोई पूछे हम उनको अपनी राय दे सकें, ईमानदारी से बता सकें हाँ, ये लड़का इसमें इतना है। तो वो इसी तरह हमने ग्रेड 2 के मैचेज़ देखे, अंडर 19 के, फर्स्ट क्लास के, टी20 भी देखने गए हम लोग। ये हुँ। सारे हुँ। एनएचपीसी जाती है और ये मैं समझता हूँ कि जो भी हमारा एनएचपीसी के हेड हैं या जो भी क्रिकेट को चला रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है जो हम उनको सजेशन करते हैं, जैसे ग्लेन भाई सजेस्ट करते हैं, वो उसको पूरा कर रहे एग्ज़ैक्टली। होते हैं ताकि उससे टीम को भी फ़ायदा है, हम सबको फ़ायदा है ये, ताकि हमें भी बिल्कुल। आइडिया होता है, एक्सपीरियंस मिलता है कि हमने हुँ। बच्चों के साथ कैसे काम करना है। देखिए वो अब ये वो टाइम नहीं है कि हम डंडा लेके लड़कों को बताएँ। नहीं, जो लड़के हमारे पास आते हैं, जो हमारे हैं, उन सब से हमने
ऐसे बात करनी है, उनकी बात सुननी है पहले तो, ताकि वो हमें अपनी चीज़ें बताएँगे तो हम मिल के एक पेज पर आके उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं जिससे उनको बिल्कुल, फ़ायदा हो। तो ये बहुत एग्ज़ैक्टली। ज़रूरी है कि हम उनको दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह उनके साथ बात करें, उनको लें और उनका काम है कि वो भी बड़े भाइयों की तरह अच्छे दोस्तों की तरह हमारी बात को हुँ, सुने भी और आर्गुमेंट हो सकता है, कन्विंस किया जा सकता है एक-दूसरे को। हुँ, अगर बच्चों की बात में कोई बात होती लाज़मी नहीं कि जो मैं ही कह रहा हूँ वही सही है, बात का बिल्कुल। सामने वाला बंदा भी आपको ऐसी बात बता सकता है, जिससे आप दोनों को फ़ायदा हो सकता है। अगर हम दोनों एक पेज पे आ जाएँगे तो हमें एक अच्छा प्लेयर मिलेगा जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल। ये एक अच्छी चीज़ है, आप ग्रास रूट लेवल से काम करते हुए जाएँगे, कभी मौका मिलता है आप ऊपर चले जाते हैं, वहाँ भी काम करना बेहतर होगा, वही लड़के होते हैं। हुँ, कोचिंग देखिए कोचिंग एक मैनेजमेंट भी स्किल है। एक स्किल्स तो हमें पता है, हम उससे गुज़रे हैं, बैटिंग की क्या चीज़ें हैं, क्या करवानी चाहिए, ये अल्लाह ने हमें बताया हुआ है, लेकिन एक मैनेजमेंट स्किल है, ताकि कम्युनिकेशन रहे बहुत अच्छा लड़कों में और आप कोचेज़ में, ताकि हुँ, आप एक अच्छा माहौल क्रिएट करें टीम में, ड्रेसिंग रूम में, ताकि वो लड़के परफ़ॉर्म करें। जब तक लड़के बिल्कुल। फ्री माइंड नहीं होंगे, माइंड उनका बिल्कुल फ्री होना चाहिए जब वो बैटिंग कर रहे हों, बॉलिंग कर रहे हों, हुँ, मैच खेल रहे हों, ताकि वो अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकें। तो ये एक स्किल है, मैनेजमेंट स्किल भी है एक ये। एग्ज़ैक्टली कि आप अपना टैलेंट और आगे ट्रांसफ़र कैसे करते ये सकलैन से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं क्योंकि उसने बहुत सी हैं। टीमों के साथ काम किया है, इंग्लैंड के साथ, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट हुँ, इंडीज़, बांग्लादेश, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत रिच है, तो वो उससे ट्रू। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, अभी अगर मैं करंट टीम में बात करती हूँ, हमें बैटिंग का इश्यू आ रहा है मुसलसल या हमें पता है कि हमारी बैटिंग लाइन में इश्यू है। मैं अगर आपसे ये पूछूँ तो क्या मतलब क्या इश्यू है? क्या टेक्निकल इश्यू है? क्या माइंडसेट का इश्यू है? क्या स्किल्स का इश्यू है? क्या हो जाता है हमारे लड़कों को? देखिए मेरी अपनी जो शुरू से सोच है और जो भी हुँ, लड़के मेरे पास आते हैं, चाहे वो अंडर 19 के हों, चाहे वो फर्स्ट क्लास के हों या चाहे बड़ी टीम के जो भी हमें दिए जाते हैं लड़के, मेरी सबसे पहले कोशिश होती है कि जो बेसिक्स हैं ना, वो हमारी ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल। 3 चीज़ें जो मुझे मैं अपने आप में भी उस वक़्त कोशिश करता था, ये 3 चीज़ें मेरी हर वक़्त ठीक हों। एक तो ये कि मैं बैलेंस, दूसरा ये कि बॉल रिलीज़ जब तक ना हो, हम कुछ ज़्यादा मूवमेंट ना करें, स्टिल रहें। हुँ, जैसे ही बॉल रिलीज़ हो जाए, हमारा वेट ट्रांसफ़र होना चाहिए, जहाँ बॉल है हमें वहाँ पहुँचना चाहिए, ताकि हमें बॉल टाइम करने में आसानी हो। अगर आपकी हुँ, ये 3 चीज़ें सही हैं, बेहतर हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आप ज़्यादातर आप कामयाब होंगे और हुँ, छोटी-मोटी फाइन ट्यूनिंग होती है, वो प्लेयर टू प्लेयर वेरी करती है और बाज़-का मेंटल इश्यूज़ भी होते हैं कुछ प्लेयर्स के, उनके साथ भी आप जिसको कहते हैं कि आप उनसे ऐसी बात कर सकते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो, उनको कॉन्फिडेंस दें। हुँ, बाज़ का आप इंटरनेशनल मैचेज़ में स्कोर नहीं कर पाते तो बैक ऑफ माइंड ये एक चीज़ आ जाती है, पता नहीं मैं कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा। इस चीज़ को बिल्कुल। ख़त्म करना है, पास्ट को हुँ, जो है उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो चीज़ गुज़र गई मेंटल है ब्लॉक को ऑब्वियसली जी, हाँ, अब जब एक चीज़ गुज़र गई ना वो वापस आ नहीं सकती, तो उसको हुँ, सोचने का कोई फ़ायदा नहीं और फ्यूचर का अल्लाह के अलावा किसी को पता ही नहीं है। तो बिल्कुल। प्रेज़ेंट मोमेंट पे रह के हमने काम करना है। प्रेज़ेंट जो है हमारे पास, उस पे हमने हुँ, काम करना है, उस पे पूरा फ़ोकस करना है। तो और प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो आप जितना इस चीज़ को बोलेंगे, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, वो खुद भी अपने आप से ये बात करता रहेगा, हाँ, मैं कर सकता हूँ। मुझे अल्लाह हुँ, ने इस जगह पे भेजा है, तो मेरे अंदर कोई सलाहियत है तो भेजा है। अब मुझे इसमें और बेहतरी लानी है फाइन ट्यूनिंग करके या और चीज़ें भी होती हैं, आप डिफरेंट ड्रिल्स होती हैं प्लेयर्स के साथ, हुँ, मुख्तलिफ प्लेयर्स की मुख्तलिफ ड्रिल्स होती हैं। उससे आप प्लेयर्स के काम कर सकते हैं और उससे बा आप दरमियान में पूछें, हर थोड़े जो ड्रिल्स के बाद थोड़ी देर बाद आप उससे पूछें कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल है आप फ़ील कर रहे हैं कि इससे हमें बेहतरी आएगी। तो ये एक चीज़ कॉन्फिडेंस प्लेयर्स को भी जाता है और जो कोच करवा रहा होता है उसको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम जो हुँ, सिम्त है हमारी वो सही है, रुख सही जा रहा है। तो बाकी बिल्कुल। स्कोर होना ना होना ये अल्लाह के हाथ में है, आपको मर्ज़ का पता चल जाए जो डॉक्टर है। हुँ, डॉक्टर को मर्ज़ सही पता चल जाए और फिर उसके बाद उसकी मेडिसिन सही दे दे। तो यही कोचेज़ का काम है, बिल्कुल। उनको पता चल जाए कि हमने काम क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि वो ड्रिल्स जो है वो सही होनी चाहिए ताकि उस लड़के को हुँ, फ़ायदा। बट नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जिस तरह फ़हीम गए, आबिद गए,
फर्क साफ जाहिर है अब उनकी बैटिंग में, जो उनके छोटे छोटे फ्लॉस थे, जो थोड़ा सा ट्वीकिंग करनी थी, वो इन दोनों की हुई और वो दिखा हमें उनकी बैटिंग में। मगर आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे कोई क्रेडिट नहीं जाता, बट ये लड़के आपको क्रेडिट देते हैं, यानी ये जो डॉक्टर साहब मेरे सामने बैठे हैं, ये क्यों नहीं क्रेडिट लेना चाहते? नहीं देखिए, बात ये है कि लड़कों की मेहनत है, कोशिश है, मैंने कहा हम बता सकते हैं, और बताना जो है वो मैंने जैसे कहा है कि हमें मर्ज का पता चल जाए और मेडिसिन सही थी, ये दो चीजें अल्लाह की तरफ से जो मुझे पता थी, जो मुझे अल्लाह ने समझ दी है, उसके मुताबिक मैंने लड़कों के साथ काम किया। मेहनत उनकी है, कोशिश उनकी है। मेरा ख्याल है कि 1.5-2 महीने मैंने आबिद और भट्ट के साथ काम किया, उससे पहले फ़हीम के साथ थोड़ा किया था। फ़हीम के साथ तो सिर्फ 1-2 वीक किया था, बहुत जल्दी क्लिक कर गया वो। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मेहनत है, फ़ोकस था। इनके साथ 2 महीने हमने काम किया, बहुत मेहनत की दोनों लड़कों ने, और अल्लाह ने उनको स्कोर करवाया। दोनों ने, एक ने 91 कर दिया, एक ने 200 कर दिया। तो ये उनकी अपनी मेहनत भी है और अल्लाह की देन है, अल्लाह ने उनसे रन्स करवाए हैं, और हम लोग सब मिलके एक टीम है, और हम सब मिलके कुछ कर सकते हैं। जब तक सब एक पेज पे बेशक। नहीं होंगे, जो रिजल्ट हम चाहते हैं, हमारी टीम, हमारा मुल्क, कौम, वो हम जब तक एक पेज पे नहीं आएंगे वो हो नहीं सकते। और मेरा ख्याल है कि जब जिस से लड़के से मैं काम कर रहा हूँ, जब भी हम काम करते हैं, जो भी ड्रिल मैंने करनी होती है, जो काम करना होता है, मैं पहले उनसे बात करता हूँ, वो भी यस करते हैं, तो फिर हम उस पे काम करते हैं। अभी शान मसूद आया हुआ था पिछले वीक हमारे पास, उसके साथ भी ऐसे ही काम किया है। थोड़ा सा शर्जील भी 2-4 दिन के लिए आया है, उसके साथ भी ऐसे ही। तो ये मिलजुल के एक चीज हो सकती है, ये नहीं हो सकता जो मैं कह रहा हूँ यही सही होगा। नहीं, ये बिल्कुल। वो टाइम नहीं है, हमारा दौर ये नहीं है। हम मिलजुल के प्लेयर्स के साथ काम करेंगे, और जिससे हमारी टीम की बेहतरी आने के चांसेस है। अच्छा, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में बड़ा ये है फैब फोर, अगर मैं मोहम्मद यूसुफ से पूछूं, मोहम्मद यूसुफ के फैब फोर कौन है? फेवरेट प्लेयर्स आजकल बिल्कुल, के? बिल्कुल, टॉप फोर जो अगर आपके आज फेवरेट के प्लेयर्स। बैट्समैन पूछ रही है? बैट्समैन, बैट्समैन। अच्छा, आजकल के जो टॉप 4 है, नंबर 1 ऑब्वियसली बाबर आजम। आजकल जो क्रिकेट चल रही है, चूंकि पाकिस्तानी है और हमारा कैप्टन है। नंबर 2 विराट कोहली, विलियमसन और स्मिथ। ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जो जिन्होंने बहुत परफॉर्म, स्मिथ ने तो खैर अंधाधुंध परफॉर्मेंस दी है टेस्ट क्रिकेट में, कि हाँ। हिस्ट्री में वो मेरा ख्याल है कि सेकंड हाईएस्ट टेस्ट एवरेज आ गई उसकी, और जो आईसीसी रैंकिंग के पॉइंट्स होते हैं वो भी उसके सेकंड है। तो ये बहुत बड़ी बात है, टेस्ट क्रिकेट में इतनी परफॉर्मेंस देना। ये आपको जो है ना पूरी दुनिया में फिर रेट किया जाता है जब वो टेस्ट में परफॉर्म करते हैं। हाँ, वनडे बिल्कुल। T20 में आप जितनी भी परफॉर्मेंस दे दें, वो थोड़ा सा आप उसमें रहते हैं, लेकिन जो टेस्ट में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे, उसका नाम बहुत एकदम ऊपर चलता है। स्मिथ को अगर आप देखें, खेलने का तरीका बिल्कुल मजेदार नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी दे दी है उस बंदे ने कि हाँ। उसको पूरी दुनिया में रेट किया जाता है टेस्ट क्रिकेट में, जो उसने परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल। अनबिलीवेबल। बिल्कुल, बट आप मजेदार तरीके की बात कर रहे हैं तो फिर बाबर आजम का नाम जरूर बनता है। सीक्रेट क्या है बाबर आजम का? क्या वो मुख्तलिफ करते हैं हमारे बाकी बैट्समैन से? क्यों वो आउटस्टैंड करते हैं हमारे बाकी बैट्समैन से? देखिए, एक तो अल्लाह ने सलाहियत दी है, उसको टैलेंट दिया, और दूसरी चीज वो इस सलाहियत और टैलेंट पे इतनी मेहनत और कोशिश करता है जिसका उसको फायदा होता है। उसकी ड्रिल्स मुश्किल हैं, वो अपनी प्रैक्टिस जो करता है वो मुश्किल प्रैक्टिस करता है। क्योंकि ये मैं अभी भी जो मेरे साथ भी लड़के काम कर रहे होते हैं, उनसे मैं एक बात कहता हूँ कि जितनी आप प्रैक्टिस मुश्किल कर लेंगे, उतना ही मैच आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, और वो बाबर आजम ये कर रहा होता है, तो उसको वो पे ऑफ भी करता है। उसको देखिए, नंबर 1 वनडे में है, T20 में नंबर 3 है, टेस्ट में नंबर 6 पे है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक प्लेयर तीनों फॉर्मेट में टॉप 10 में है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज है, और बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारे बाकी प्लेयर भी ऐसे परफॉर्म करें, जो अपकमिंग है, जो अभी हैं, ताकि हमारी टीम ऊपर जाए और ऊपर से ऊपर जाए। बिल्कुल। आपने विराट कोहली की भी बात की, वो क्या अलग करते हैं? क्यों उन पे इतना टीम इंडिया भी डिपेंड करती है, और वो क्या खास ऐसा करते हैं कि वो इतने बड़े खिलाड़ी बन गए हैं एकदम से? देखिए, मैंने उसे प्रैक्टिस करते हुए तो कभी देखा नहीं, लेकिन उसकी कभी-कभार ट्रेनिंग की वो वीडियोज़ आई होती हैं, वो ट्विटर पे या इधर-उधर लगी होती हैं। तो वो आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा अगर कोई कहा जाए कि मॉडर्न क्रिकेट क्या है, वो मैं ये कहूँगा कि ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा बिल्कुल। एज है। लड़के फिट एंड फास्ट हैं, इसका भी बहुत बड़ा एज है। मेरा ख्याल कोहली बहुत फिट है, फास्ट है।
जिसकी वजह से अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देंगे, 70 तो उसके इंटरनेशनल 100 हो गए हैं, वनडे और बिल्कुल। टेस्ट के मिला के, और तकरीबन 10-10 हज़ार रन उसके होने वाले हैं। मैं हल उसके वनडे में, टेस्ट में तो मेरे 10,000 रन नहीं हुए अभी, लेकिन वनडे में हुँ, 12,000 के करीब है, टी20 में भी काफ़ी रन हैं। तो उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो तीनों फॉर्मेट में बहुत हाई क्लास है। आज के एरा में अगर बात की जाए तो नंबर 1 प्लेयर वही है। आज के एरा की हुँ, अगर बात की जाए, कंपैरिजन मैंने पहले ही कहा कि पास्ट के प्लेयर्स के साथ या पास्ट की क्रिकेट के साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये ज्यादती हो जाएगी उस टाइम के प्लेयर्स के साथ। हुँ, सचिन, ड्रेविड, लारा, पॉन्टिंग, सईद भाई, इंजी भाई और कैलिस है, सांगा है, बहुत से प्लेयर थे उस वक्त, उनके साथ ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि अगर सेम रूल्स होते या सेम कंडीशंस होती तो फिर हुँ। परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये करना थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा जो उसने परफॉर्मेंस दी है वो अनबिलीवेबल है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल। बट एक एक डिबेट यूसुफ भाई जाते-जाते, बस मुझे पता है मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया है। एक डिबेट ये है कि सचिन के सामने वकार, वसीम थे। विराट कोहली के सामने भी ये लोग होते, तो विराट कोहली उतने ही सक्सेसफुल होते। ये देखिए, ये कहना है कि सक्सेसफुल नहीं होंगे या होंगे, ये थोड़ी-सी मुश्किल बात है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर बॉलर टू बॉलर कंपैरिज़न कर लें तो अगर आप देखें वकार वसीम और शोएब अख्तर, हुँ, सिकलैन मुश्ताक, इस तरह की बॉलिंग आज आपको कहीं नज़र आती है? मेरा नहीं ख़्याल। मुझे तो नहीं तो नज़र आती। हाँ, तो मैकग्रा, शेन वॉर्न, ब्रेट ली, गिलेस्पी नहीं है। हुँ, डोनाल्ड, पॉलक, फानी डिविलियर्स, जैक कैलिस और क्लूजनर, बस। ये सारे हुँ, 145, 150 थे। तो आज तो एक 140 पे आ जाए ना कोई, तो हमें बहुत तेज लगता है। एक बंदा आ जाए कोई। तो मेरा ख्याल है कि हमारी टीम में अजहर महमूद 142, 140 करते थे। हुँ, ये स्लो समझे जाते थे, लेकिन वो भी 140 पे करते थे बॉलिंग। जब मैं टीम में आया था 140, अब्दुल रज़ाक 145, 150 करते थे। हुँ, तो ये ऑलराउंडर थे हमारी टीम के। तो वसीम, बिल्कुल। वकाश, शोएब, अच्छा, आप अंदाजा लगाएँ। जाते-जाते यूसुफ भाई, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब वो तो आउट क्लास, मतलब मैं कहती हूँ ऐसे बॉलर्स मुझे नहीं लगता आगे आएँ तो आएँ, मगर अभी इस टाइम फ्रेम में मुझे कहीं नहीं दिखते ऐसे बॉलर्स आते हुए। बट जाते-जाते एक सवाल, कौन-सा ऐसा बैट्समैन है जिसकी आप शायद इनिंग देखने, जिसकी बैटिंग देखने आपको पैसे देके स्टेडियम भी जाना पड़ता तो आप जाते? देखें, ये कहना आजकल की बात करें या ओवरऑल? ओवरऑल, ओवरऑल। देखो, ओवरऑल तो बहुत से प्लेयर हो जाएँगे, जैसे सर विव रिचर्ड, हुँ, मेरा ख़्याल है मिस कर गए हम। मैंने टीवी में तो देखा उनको खेलते हुए, लेकिन लाइव नहीं हुँ, देखा। ब्रायन लारा को तो हमने साथ खेले हैं, सचिन है, पॉन्टिंग, हुँ, हाइडन, बहुत से प्लेयर, सईद अनवर को खेलते देखना या इंज़माम भाई, ये लोगों के साथ मैं खेला हूँ, साथ खेला जी, हूँ। लेकिन जिसके साथ ना खेला हूँ, ना लाइव देखा, वो सर विव रिचर्ड है। और मेरा ख़्याल है कि जितने बड़े-बड़े प्लेयर गुज़रे हैं, वो सब सर बिल्कुल। विव रिचर्ड का नाम लेते हैं कि हुँ, सेंचुरी में जो उस तरह की क्रिकेट शायद ही कोई खेल सकेगा, जो लेट 80s और मेरा ख्याल लेट 70s में और 80s में जो क्रिकेट ऐसी खेलता था, जो आज भी कोई नहीं सोच सकता। जिस तरह बिल्कुल। के वो छक्के मारते थे, जेन्युइन फास्ट बॉलर्स को, जेन्युइन फास्ट बॉलर की बात हो रही है। हुँ, थॉमसन, लिली, इमरान खान और जो उस वक़्त बड़े-बड़े तेज़ बॉलर थे, वो जिस तरह खेलता था, वो मेरा नहीं ख्याल कोई वैसे ऐसे फास्ट बॉलरों को कोई खेल सकता है बगैर हेलमेट के, च्युइंगम चबाते होते जब वो अंदर आता था, तो मैं वाहिद ही दुनिया का बैट्समैन होगा जिससे बॉलर घबराते हों। एग्जैक्टली, उनके लिए कहा यही जाता है, वो जिस तरह फील्ड पे आते थे तो आधा मैच तो वहीं जिता देते थे टीम को, जो ऑरा बिल्कुल, था सर विव रिचर्ड्स का। और बगैर हेलमेट के, और अनकवर्ड विकेटें भी होती थी, बॉलिंग भी, हम्म, रिवर्स स्विंग का बहुत बड़ा एज होता था उस वक़्त। अब तो रिवर्स स्विंग बिल्कुल। होती ही नहीं है। अब तो अब तो आप अब समझें तो कि सीधा-सीधा ही है। नई नई बॉल, दो जी, बॉलें दोनों होती हैं। नए बॉल, बिल्कुल ऐसे। यंग बैट्समैन जो आने वाले बैट्समैन हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोहम्मद यूसुफ का क्या मैसेज है उनको? और बस हम यहाँ पे एंड करेंगे अपनी गुफ्तगू का। देखिए, मेरी तो जो शुरू से एक चीज़ है जो मैं अपने लिए भी कहते हैं, जो अपने लिए पसंद करें और दूसरों के लिए भी, मेरा ये था कि अपनी टेक्नीक हमारी बहुत बेहतर होनी चाहिए और फ़ोकस होना चाहिए जिस मकसद के लिए हम उतरे हैं। जो फ्यूचर हम चाहते हैं, जिसमें हमने एक्सेल करना है, उसमें हमारी पूरी मेहनत होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए
और पूरी ईमानदारी से हमें वो चीज़ें करनी है जिस चीज़ में हम चाहते हैं कि हम आगे जाएँ फ्यूचर में। सब यंगस्टर्स के साथ मेरी यही अपील है और यही गुज़ारिश है। थैंक यू यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वेलकम, और वेलकम। ईद मुबारक वंस अगेन आपको, आपकी सबको ईद फैमिली मुबारक को। मेरी तरफ से भी। अल्लाह पाक सबकी हिफ़ाज़त करे। सेफ रहें, हिफाजत रखें, मास्क पहन के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल इंशाल्लाह रखें। कोशिश थैंक यू करेंगे, यूसुफ अगर गलती से ना भाई। पहने तो बुरा भला ना कहें हमें सोशल मीडिया पे। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मस्जिद में जब जाऊँ और जहाँ भी जाऊँ, मास्क बिल्कुल। मेरी जेब में होता है या गाड़ी में होता है। बाज़ का जल्दी में भूल जाए, तो हम्म। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं एडवांस में ही। थैंक यू, बहुत बहुत ओके, शुक्रिया अल्लाह यूसुफ भाई। हाफ़िज़, अल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। सो दिस वाज मोहम्मद यूसुफ विद मी। और मैंने कहा था ना, ईद है, खास दिन है, तो खास मेहमान और स्पेशल डिस्कशन, बहुत मजे की बातें एक इतने अच्छे बैट्समैन से सीखने को मिली। आई होप आप लोगों ने भी बहुत कुछ आज सीखा होगा और एंजॉय किया होगा इस इंटरव्यू को। कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो इफ यू वांट टू, लाइक द वीडियो, और जरूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। ईद मुबारक टू एवरीवन। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहन के रखें। मुझे पता है फेस्टिविटी है, बट फेस्टिविटी में साथ साथ जो है वो कोविड की प्रोटोकॉल्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, उनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।